नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा खास प्रोग्राम है जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं मैरिटल रेप पर। इस विषय में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे साथ हैं एडवोकेट राखी दुबे जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभा नमस्कार साक्षी में। रेणु जी। मैम, आज का विषय है मैरिटल रेप। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्या है कानून, और भारत जैसे देश में इसे लेकर किस किस तरह के कानून बने हुए हैं? देखिए, मैरिटल रेप अगर हम आसान शब्दों में समझें तो ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना सहमति के अपनी वाइफ के साथ अगर वो रिलेशन बनाता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो उस केस में इट अमाउंट्स टू मैरिटल रेप। अब ये मैरिटल रेप ऐसे तो इतने आसान शब्दों में समझा दिया गया, लेकिन ये इतना आसान विषय नहीं है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू, और इसमें सारी ऑल ओवर कंट्री सब स्ट्रगल कर रही थी और अभी भी कर रही हैं इसको एज अ क्राइम माना जाए या ना माना जाए, और ऐसे ही इंडिया में भी इस पे ऐसे ही चर्चा चल रही है। अगर आप मैरिटल रेप के बारे में इंडिया के एग्जिस्टिंग लॉ के बारे में बात करें, तो इसको मैरिटल रेप को हम लोग क्रिमिनल की कैटेगरी में नहीं डाला गया इसको लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस में एक क्रुएलिटी के फॉर्म में इसको माना गया है। तो उसमें फीमेल्स के पास राइट है, अगर उसके साथ मैरिटल रेप हो रहा है या सेक्सुअली अब्यूज़ हो रही है किसी भी फॉर्म में, तो वो एक कंप्लेन कर सकती है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत, कहते हैं मजिस्ट्रेट के सामने। इसके अलावा अगर मैरिटल रेप कमिट हो रहा है तो और वहाँ पे उस केस में उसके पास एक डिवोर्स फाइल करने का भी अधिकार है, जो कि लॉ ने दिया है। और अगर हम अब रेप की बात करें, क्योंकि मैरिटल रेप इज़ लाइक रेप की बात करें, तो सेक्शन 375 में हमने रेप को डिफ़ाइन किया है, और उसमें सेकेंड एक्सेप्शन में एक हमने एग्जम्पशन दिया हुआ है कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ जो कि 15 साल से कम उम्र की हो उसके साथ अगर करता है तो वो रेप नहीं माना जाएगा। मतलब कि अगर 15 साल से कम की है तो उसमें वो रेप माना जाएगा। लेकिन अगर हम देखें तो निर्भया केस के बाद अमेंडमेंट्स आए और उसमें एज ऑफ कंसेंट थी, वो आपकी जो पहले 16 हुआ करती थी उसको उन्होंने बढ़ा के 18 ईयर्स कर दिया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ऐसे तो एज ऑफ कंसेंट 18 ईयर्स है क्योंकि अमेंडमेंट के बाद, लेकिन आपके इसमें 375 में जो इस क्लॉज में तो हमने 15 ही रखी हुई है। तो इस जस्ट पैरिटी लाने के लिए उन्होंने वहाँ पे भी इंक्रीज़ कर दिया कि अगर 18 साल की कम उम्र की लड़की के साथ वो अगर कहते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है उसकी सहमति के बिना, तो वो रेप होगा। लेकिन अगर एडल्ट फीमेल के साथ कोई भी हस्बैंड, एक एडल्ट फीमेल के साथ उसका हस्बैंड अगर कहते हैं रेप कमिट कर रहा है, तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। तो ये इसमें है। इसके अलावा एक और सेक्शन जो कि इम्पॉर्टेंट है आईपीसी का, वो है सेक्शन 376 बी। इसमें ये कहा जाता है कि अगर कोई भी हस्बैंड एंड वाइफ वो सेपरेट हों, एक दूसरे से अलग रह रहे हों, मे बी सेपरेशन डिग्री के माध्यम से या अलग किसी और वजह से वो लोग रह रहे हैं अलग, और उस दौरान आके फोर्सफुली अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ, तो उस केस में कहते हैं उसको उसके पास राइट है कि उसको एक कंप्लेन कर दे, एंड इस धारा में उसको उस हस्बैंड को 2 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा हो सकती है और फाइन भी उसको देना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि अभी एग्जिस्टिंग लॉ है इंडिया में मैरिटल रेप को लेके। मैम, हमने भारत में जो इस समय कानून है उसके बारे में बात कर ली। जैसे कि कहा जा रहा है कि कई सारे 100 से ज़्यादा देश हैं पूरे विश्व में, उन्होंने मैरिटल जो ये रेप है इसको एक तरह से अपराध घोषित कर दिया गया है, लेकिन भारत में अभी तक ये नहीं हुआ है। तो कौन से पेच हैं जो फंस रहे हैं? देखिए, अगर हम भारतीय अपने अपने इंडिया को देखें तो उसमें भारतीय जो संस्कृति हमारी जो है, बेसिकली जो बहुत ही एक सिविलाइज सोसाइटी जो इंडिया की है, वो बेसिकली इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज का ही पे बेस्ड है। ये हम ये कह सकते हैं कि मैरिज हमारी बैकबोन है एक सिविलाइज सोसाइटी की, जो इंडिया के अगर हम लोगों के बारे में बात करें, तो इसी वजह से जब भी ये बात उठी है पास्ट में भी अगर, तो उस टाइम ये चीज़ जैसे अगर 2000 में
लॉ कमीशन के सामने ये इशू आया था कि भाई मैरिटल रेप को आप क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं, तो उस टाइम भी ये माना गया था कि नहीं, अगर हम इसको मैरिटल रेप को रिकग्नाइज कर देंगे एज अ क्राइम, तो वो कहीं ना कहीं हम मैरिटल रिलेशंस के साथ बहुत सिवियरली एक्सेसिवली इंटरफेयर करेंगे। अगर हम उसके बाद रेप लॉज की बात करें तो रेप लॉज भी 2013 में वर्मा कमेटी के उसने रिकमेंडेशन दी थी कि मैरिटल रेप को रिकग्नाइज किया जाए। तो उसमें भी पार्लियामेंट्री पैनल ने काफ़ी डिस्कशन किया और उन्होंने भी उस टाइम यही सोचा और समझा कि अगर हम मैरिटल रेप को अगर रिकग्नाइज करें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा हमारे इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज पे और मैरिटल रिलेशनशिप पे। और अगर हम पास्ट में बात करें ऐसे भी, तो पहले अगर देखिए तो दहेज उत्पीड़न के कितने मामले आते थे, और उसके बाद हम फोर्स होके लॉ लाना पड़ गया हमें डॉरी का। तो डॉरी का एक्ट आ गया था, लेकिन इस एक्ट को आने के बाद, डॉरी लॉज आने के बाद, क्या डॉरी डिमांड ख़त्म हो गई? नहीं हुई। क्या हर एक लड़की जो कि डॉरी की विक्टिम थी, क्या हर एक लड़की को जस्टिस मिल पाया? लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लड़कियों ने इसका मिसयूज़ भी किया है। कहीं ना कहीं ये अनछुआ नहीं रहा कि कुछ फॉल्स केसेस भी हुए हैं। इसके अलावा हम बात करें अगर रेप की, तो रेप, अगर मैरिटल रेप एक किनारे छोड़ दें, तो रेप के लिए भी 2013 में बहुत स्ट्रिक्ट लॉज आ गए। तो क्या रेप के नंबर्स कम हो गए? ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये इतना आसान इशू नहीं है। नंबर्स तो बढ़ते चला रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली अब कोर्ट्स भी ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ फॉल्स केसेस हो रहे हैं, और कई कई परिस्थितियों में आप मानेंगी नहीं रेनू जी, लड़कियों को बस सज़ा भी हो रही है फॉल्स केसेस फाइल करने के लिए। तो अब अगर मैरिटल रेप की हम बात करें, अब तो मैरिटल रेप में अगर नॉर्मल रेप की बात करें, लड़की ने आज वो लोग, अगर आप ही देखिए, जैसे लिव इन रिलेशनशिप में लोग रहते हैं, जब तक स्मूथ चल रहा है ठीक है, जहाँ कोई हल्का सा स्टेन हुआ रिलेशनशिप, रेप हो गया, तो क्या वो मैरिज में नहीं अप्लाई होगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज एक पति और पत्नी आराम से रह रहे हैं, लेकिन कल कुछ डिफरेंसेस आए, लड़की ने जाके कह दिया रेप हो गया है, मेरे साथ उस दिन रेप हुआ है, तो अब वो प्रूफ कैसे होगा? वो तो लड़की ने कह दिया है, क्योंकि उन्होंने 4 बार रिलेशन बनाए, लेकिन उसमें से एक दिन था जब उसकी सहमति से नहीं हुआ, तो वो चीज़ प्रूव करना इतना आसान नहीं होगा। तो अगर हम मैरिटल रेप को रिकग्नाइज भी करें, तो हमें ये देखना होगा कि हमारा इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज हैमर ना हो। और मेरे जैसे अगर हम और कंट्रीज़ की बात करें जहाँ पे रेप लॉज, मतलब मैरिटल रेप को रिकग्नाइज़ किया, तो उन्होंने धीमे धीमे करा है। पहले जब उन्होंने रिकग्नाइज़ किया तो उन्होंने ये कहा कि वॉयलेंस एंड फोर्स होना चाहिए वाइल कमिटिंग रेप। अगर सिर्फ नॉर्मली आपने फोर्सफुली अगर रिलेशन बनाए हैं तो ये बड़ा मुश्किल होगी, कि मुश्किलें उन्होंने झेली हैं, तो उन्होंने भी पहले इसको वॉयलेंस एंड फोर्स से ही करा। और आज भी कई कंट्रीज़ ये कहती हैं कि अगर आपने जब भी रिलेशन बनाया है एंड वो फोर्स हुआ है एंड वॉयलेंस है एंड इट इज़ वेरी मच एविडेंट, तो ही ये मैरिटल रेप माना जाएगा। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि शायद इसको करते समय अगर लॉ बनाएंगे भी तो इसको बहुत चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि लड़कियों के साथ ये बात सही है कि फीमेल इक्वालिटी की जो बात है वो तो है ही ना, कि भाई वो इक्वली हो, उसको राइट होना चाहिए अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन का, कि भाई मेरी बॉडी नहीं अलाउ करी, मुझे नहीं माने रिलेशन बनाने का, तो उसको ना कहने का अधिकार पूरा होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ एक बैलेंस ही बनाना चाहिए कि हम पुरुषों के साथ भी कुछ गलत ना कर बैठें। मैम, जैसे कि हमारे संविधान में ये राइट दिया गया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, ऐसे तमाम राइट दिए गए हैं। और ऐसी स्थिति में जब हमें हर चीज़ की स्वतंत्रता है, क्या शादी करने के बाद अगर हमारे साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो क्या उस समय हमारी ये स्वतंत्रता जो है, ये हमारे मौलिक अधिकार जो हैं, वो वहाँ किस तरह से जायज़ हो पाएंगे? देखिए, अगर हम कहें तो बहुत से लोग जो इनकी अगेंस्ट हैं, मैरिटल रेप के अगेंस्ट, तो वो ये कहते हैं एक बार एक लड़की ने अगर शादी कर दी तो उसने एक कंसेंट दे दी है अपने हस्बैंड को कि तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बना सकते हो, और वो कंसेंट वो विड्रॉ नहीं कर सकती। ऐसा जो लोग इसके अगेंस्ट हैं वो इस चीज़ को मानते हैं। तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि मैं आपकी गुलाम हो गई हूँ, आज मेरा मन नहीं है तब भी मेरे को आपके साथ रिलेशन बनाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है सारे लॉज के ऊपर है, पूरे सारे जितने भी लॉज हैं उससे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन उसको राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिव विद डिग्निटी
एंड अपनी राइट टू प्राइवेसी सब कुछ दिया हुआ है, तो वो उसके मूल अधिकारों पे कभी हनन नहीं होगा। आज भी अगर कोई लड़की जिसके साथ ये गलत हो रहा है और उसके साथ अगर आप रेप कर रहे हो, रिपीटेडली फोर्सफुली कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसके शरीर में वो इंजरीज वगैरह ज़रूर दिखेंगी, तो वो आज भी अपने हस्बैंड के अगेंस्ट जाके कंप्लेन कर सकती है। वो अपना कहते हैं ग्रीवियस हर्ट का, ऐसा नहीं। और अगर जैसे कभी कभी होता है कि इस हद तक लोग ब्रूटली रेप करने की कोशिश करते हैं कि उसको गला घोट देते हैं, तो जान से मारने की कोशिश करना, तो वो रेमेडीज़ उसके पास अवेलेबल हैं। कभी कभी इस हद तक चले जाते हैं कि उस लड़की को लगता है कि मुझे मर ही जाना चाहिए, तो आप उस ऐसा नहीं है उसको अबेटमेंट टू सुसाइड, वो भले ही सुसाइड ना करे, लेकिन वो सब धाराएं उन पे लग सकती हैं। तो ये नहीं मैं कह सकती हूँ कि आज लड़कियों का अगर इस तरीके से मैरिटल रेप हो रहा है और उनके साथ लगातार वो मारा पीटी हो रही है, ज़बरदस्ती हो रही है, जो कि उसके शरीर में दिख रही है, और वो घुटन बड़ी ज़िंदगी जी रही है, तो ये नहीं भी आया तो उनको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो आज ही पुलिस में अपनी जाके कंप्लेन कर सकती हैं। अदर सेक्शंस ठीक है, रेप का मामला ना दर्ज हो, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको सज़ा नहीं मिलेगी। अपनी उस ब्रुटैलिटी की सज़ा उसको आज भी मिल सकती है। मैम, ये तो थे थोड़े से मैरिटल रेप को लेके जो कानून वगैरह हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अब मैं ना आम जनजीवन से जुड़े जो क्वेश्चंस हैं वो पूछना चाहूँगी आपसे। मान लीजिए एक लड़की है जिसकी अरेंज मैरिज हुई है और एक तरह से परिवार के दबाव में आके उसकी शादी हो गई है, और वो लड़की अगर अपने ससुराल जाती है, वहाँ पे उसका हस्बैंड राइट समझ के कि अब तो मुझे ऐसा करना ही है, और ऐसी स्थिति में वो ज़बरदस्ती करता है अपनी वाइफ के साथ, तो ऐसे में क्या लॉ है? क्योंकि शादी तो हो चुकी है, और लड़का अगर कुछ करता भी है, ज़बरदस्ती भी करता है, तो वो उसके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो क्या ये मैरिटल लॉ लीगल है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं? देखिए, मैं रेनू जी ये कहना चाहूँगी, जो मैरिज होती है ना, मैरिज इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, जिसको एक पति पत्नी अगर समझें तो एक प्यार और सेक्सुअल रिलेशनशिप को कह सकते हैं, उसकी एक बहुत ही एसेंशियल इंग्रेडिएंट है एक मैरिज का। तो एक मैरिज का मतलब मैं कह सकती हूँ सर्वाइव करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कह भी सकते हैं आपकी एक सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, एक बॉन्डिंग होती है, एक लव एंड अफेक्शन होता है। तो ये सब चीज़ें, ब्यूटीफुल चीज़ें आपके रिलेशन में जब तक हैं तो आपकी मैरिज सस्टेन करेगी। लेकिन जहाँ आपकी डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी मर्ज़ी को, किसी चीज़ को समझा नहीं चाह रहा है और आप पे चीज़ें थोपी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्यार तो है ही नहीं उस रिश्ते में, तो उस रिश्ते को चलाने की ज़रूरत ही, फिर तो मुझे लगता है कि इस रिश्ते से बाहर ही निकल जाना चाहिए। क्योंकि जब आपको वो इज़्ज़त मिल ही नहीं रही है, तो मैं इसलिए आपको ये कह रही हूँ क्योंकि आप पूछ रही हैं इसमें आज की डेट में रेमेडीज़ क्या हैं। तो आप मैरिज को तभी तक एंजॉय करिए जब तक आपको लगता है कि आपकी इज़्ज़त, सेल्फ रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड आपके व्यूज़ एंड डिग्निटी को अदर पर्सन इज़ रिस्पेक्टिंग। आप भले ही आप ठीक है आज क्रिमिनलाइज हो भी जाए, तब भी उस मैरिज से तो निकलना ही होगा ना आपको। तो उससे आप उसके बाद आज भी ये रेमेडी अवेलेबल है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस में कंप्लेन कर ले। और मुझे लगता है जब तक खूबसूरती रहे इस रिश्ते की, तब तक उस रिश्ते को चलाओ। जब खूबसूरती ही नहीं रहेगी रिश्ते में, तो रिश्ते से बाहर निकलने में ही समझदारी है। तो मेरे ख्याल से डिवोर्स का ऑप्शन है, और मैरिटल रेप में ग्राउंड इज़ अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है, तो वो बाहर निकल सकती है। मैम, आपको नहीं लगता कि हमारी सोसाइटी में महिलाओं के लिए तलाक जैसी सिचुएशन पे आना इतना आसान होता है? देखिए, आसान नहीं होता है, लेकिन आजकल की मैं फ़ीमेल्स को सैल्यूट करूँगी। अब पहले बहुत मुश्किल होता था फ़ीमेल्स को तलाक के लिए जाना, लेकिन आज क्योंकि फ़ीमेल्स सेल्फ डिपेंडेंट है, मेजॉरिटी ऑफ फीमेल्स आर सेल्फ डिपेंडेंट, लेकिन ऐसा नहीं है, आज भी बहुत सी फीमेल्स हैं जो कि घुट घुट के जी रही हैं क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन तलाक ऐसी चीज़ है कि आज अब देखिए, तो पहले से नंबर्स इंक्रीज़ कर गए, बिकॉज लड़कियां ज़्यादातर इंडिपेंडेंट हो गई एज़ कम्पेयर टू पहले के टाइम पे। लेकिन अगर हम आज भी उन लड़कियों को इग्नोर नहीं कर सकते जो कि सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है और जिनकी मजबूरी है अपने हस्बैंड के साथ रहना, क्योंकि उनको पता है कि पीछे जाने के लिए उनके घर से उनका कहते हैं सपोर्ट नहीं है। अगर वो उनके माँ बाप कहते हैं आज मेरी बेटी को अपनी डोली में बिठा के इसको विदा कर दिया, तो अब तुम्हारी उस घर से अर्थी उठेगी, तो उन लड़कियों के लिए तो मुश्किल है। उन लड़कियों के लिए तो अगर ये लॉ आ जाएगा ना, तब भी मेरे ख्याल से उनके साथ जस्टिस होना थोड़ा मुश्किल होगा। तो मुझे ये लगता है, जो मेरा अपना पर्सनल व्यू है, कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लड़कियों में ये भाव भरें कि वो अपनी इंडिपेंडेंस को, अपनी इच्छाओं को
प्रकट करना सीख पाएँ बचपन से ही, और उसके साथ ही साथ हम अपने बेटों को ये सिखाएं कि हमें फीमेल्स की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। तो शायद हमें इस लॉ पे ना निर्भर हो कि हम एक सिविलाइज सोसाइटी पे, जहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ एक इक्वल हो, वो बच्चों को आज ही से हम सिखाएं कि भाई लड़की अपनी चीज़ों के लिए खड़ी हो सके, वो दब के ना रहे जस्ट बिकॉज वो फीमेल है। और लड़कों को भी ये समझना चाहिए कि लड़कियों की इच्छाओं को वो ना मारे, उसको रिस्पेक्ट दें। तो शायद हमें सब चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, और एक सिविलाइज सोसाइटी फॉर्म हो पाएगी, और आगे जाके एक ब्यूटीफुल जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है उसकी ब्यूटी को हम देख पाएंगे अच्छी तरीके से। मैम, जिस तरह से कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है, कोर्ट की क्या राय है? सुप्रीम कोर्ट इसको किस नज़र से देख रहा है? वहाँ पे पक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष क्या कह रहा है? देखिए, मैं कहूँगी अगर ये मैरिटल रेप की बात करें तो इसमें क्या हुआ है कि बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग एंड डिफरेंट व्यूज़ आए हैं डिफरेंट हाई कोर्ट से पिछले कुछ सालों में, जिसकी वजह से कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। तो हम अगर उसमें बताएं ब्रीफली, अगर मैं बताऊं आपको, तो 2018 में एक क्वॉशिंग पिटीशन आई थी गुजरात हाई कोर्ट में। तो वहाँ पे उन्होंने क्वॉश तो कर दिया था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि इसको एज ए क्राइम, मैरिटल रेप को एज ए क्राइम मानना चाहिए। वहीं आप अगर बात करें 2021 में केरल हाई कोर्ट के सामने ही पिटीशन आई थी, जहाँ पे उन्होंने कहा कि ये जो मैरिटल रेप है उसको हमें एज अ फॉर्म ऑफ क्रुएलिटी मानना चाहिए एंड एज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स मानना चाहिए। उसके बाद कर्नाटका हाई कोर्ट में भी मार्च 2022 में उन्होंने कहा कि हमें मैरिटल रेप और रेप को एक ही कैटेगरी में डाल के रखना चाहिए। फिर आप 2015 में एक पिटीशन फाइल हुई थी हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, और वहाँ पे भी उन्होंने मैरिटल रेप को चैलेंज किया था कि इसको क्यों नहीं, जो कि क्लॉज है, मतलब जो एक्सेप्शन 2 है जिसमें आपने एग्जम्पशन दे रखा है, उसको क्यों नहीं हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल डिक्लेयर कर दें। तो वहाँ पे अभी पिछले साल ही हाई कोर्ट ने डिवाइडेड व्यू दिए हैं। एक जज ने कहा कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए, दूसरे ने कहा कि नहीं, और दोनों का मानना यही था कि ये बेसिकली पार्लियामेंट का विषय है, पार्लियामेंट डिसाइड करे। बट दोनों ने ही कहा कि हम उस जगह पे नहीं, या तो सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट डिसाइड कर सकता है। और उन्होंने दोनों ने ही मिलके ये सहमति बैठाई कि हाँ, हम आपको लीव ग्रांट कर रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने जब अबॉर्शन का एक आया था इशू, तो उसमें उन्होंने मैरिटल रेप को लेके भी डिस्कस किया था। तो इसी वजह से वहाँ पे उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया है मैरिटल रेप को कि भाई लड़की अगर सब्जेक्टेड टू मैरिटल रेप है तो उसको अपना अधिकार होना चाहिए, बीइंग अ सिंगल मदर उसको अबॉर्शन का अधिकार होना चाहिए। तो उसके बाद जब ये इशू चैलेंज में आया तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इसे एज अ क्राइम क्यों ना माना जाए। तब उन्होंने सेंटर से पूछा, तो सेंटर ने कहा कि नहीं, इसमें अगर हम इसको क्राइम मानेंगे तो ये इतना आसान इशू नहीं है जिसको हम इतनी ईजिली इसको कर दें। इससे सोसाइटी इन लार्ज पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो लीगल एंड सोशल बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं इसमें, जिसकी वजह से कि आज तक हमने इसको एज अ क्राइम नहीं माना है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को डायरेक्शन दिए हैं कि आप एक डिटेल रिप्लाई फाइल करें, और अब अगले महीने फरवरी 2023 में ये मामला हियरिंग में लगा हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट ऐसा ऑर्डर पास करेगा कि जिससे कि लड़कियों के अधिकार जो हैं उनको भी न्याय मिल सके, और कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जो कि बैकबोन ऑफ अ सिविलाइज सोसाइटी है उसके साथ भी जस्टिस हो सके, ऐसा ना कि वो डाइल्यूट हो जाए। तो ये दोनों चीज़ों का मुझे उम्मीद है कि बैलेंस करके एक अच्छा हमें सुनने को मिलेगा जजमेंट। मैम, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे मैरिटल रेप पर, और जिसमें बताया गया है कि किस तरह के प्रावधान है हमारे कानून के तहत। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।